मित्रों नमस्कार। सब भाई बहनों को प्रणाम, नमस्ते। आपका चैनल सच आज का, और मैं उस चैनल के माध्यम से आपसे संबोधित हूं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य। मित्रों, आज तो एक विशेष बात है, चुनाव का आगाज हो गया। हरियाणा में चुनाव का आगाज हो गया। अनाउंसमेंट आ गई, 1 अक्टूबर को चुनाव होगा, 4 अक्टूबर को उसके रिजल्ट आ जाएंगे। और हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी 3 चरणों में चुनाव का ऐलान हो गया। और चुनाव के ऐलान होते ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। वो कंट्रोवर्सी क्या है कि महाराष्ट्र के भी नवंबर में विधानसभा का 5 साल पूरे हो रहे हैं, हरियाणा के भी। हरियाणा का आपने चुनाव कर दिया, महाराष्ट्र का चुनाव का ऐलान क्यों नहीं हुआ? और जब प्रधानमंत्री लाल किले के पोडियम से इतनी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं कि हम तो इस देश में एक बार में ही चुनाव चाहते हैं, पूरा राष्ट्र एक बार, तो इनसे 4 स्टेट नहीं संभली। जम्मू कश्मीर में समस्या है और उसको इन्होंने स्वीकार किया, जिसको पॉलिटिकल पार्टियां नहीं मान रही। वहां पर सुरक्षा की समस्या, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, इसीलिए ऐसा सोचा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा। जो उनके शब्द हैं, जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि सुरक्षा की दृष्टि से हम 2 स्टेट्स का इकट्ठा कर सकते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी हो रहा है, इसलिए इसके साथ लगती हुई हरियाणा की स्टेट का हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिया। और पूरी यूट्यूब में और आपके चैनल्स में भी ये चर्चा हो गई कि ऐसा क्यों किया। महाराष्ट्र का चुनाव पिछली बार भी हरियाणा के चुनाव के साथ हुआ था, इस बार भी हो सकता था। मैं समझता हूं कि ये तो सोचना ही गलत है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर नहीं कार्य कर रहे, निष्पक्ष है। बिल्कुल गलत। मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, मैं कई चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ काम भी किया, मेरे मित्र भी रहे हैं, उनसे मेरा बोलचाल भी है, बातचीत भी होती थी और हम विचारों का आदान प्रदान भी करते थे। मैं इन सब में टी.एन. शेषन का बड़ा सम्मान करता हूं। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने टी.एन. शेषन का बहुत बढ़िया लेक्चर करवाया था। भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर वो बोले, और उस वक्त बूथ लूट लिए जाते थे, बड़ा संकट था, खास तौर पे एक स्टेट के अंदर। और किस तरह से उन्होंने पूरे देश में कानून के मुताबिक इलेक्शन कराया, कमाल है। टी कृष्णामूर्ति को भी जानता था, सरदार एम.एस. गिल को भी जानता था, एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी रहे। मैं आईसीआर में आईसीआर की गवर्निंग बॉडी का मेंबर था, तो वहां बातचीत होती थी। आप एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी थे, सीनियर आईएएस अफसर थे। ये अलग बात है, उन्होंने बाद में कंप्रोमाइज किया, राज्यसभा के मेंबर भी हुए और कुछ पद भी प्राप्त किया, परंतु अपने कर्तव्य को सही निभाया। हमारे हरियाणा के एक आईएएस ऑफिसर एसवाई कुरैशी साहब, वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, बहुत बढ़िया आदमी, अब भी हैं, मिलते हैं, और बिल्कुल कानून की दृष्टि से कार्य करते हैं, निष्पक्ष भाव से। ऐसा मैं उनको सर्टिफिकेट देने में कोई झिझक महसूस नहीं कर रहा। सुनील अरोड़ा भी मेरे वाकिफ रहे, जब वो सीनियर आईएएस अफसर थे, जोधपुर के कमिश्नर थे, तब से मेरी उनकी मुलाकात हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब वो बने तब तो कोई मुलाकात नहीं हुई, परंतु उनके ऊपर भी थोड़े से आक्षेप आए। फिर भी जैसे तैसे वो 2014 का इलेक्शन करा गए। परंतु श्रीमान राजीव जी, आप तो कमाल के आदमी,
100 में से 100 व्यक्ति आपके अंदर कोई ना कोई गलती निकालते हैं। ये है आपकी स्टेटस, ये है आपके प्रति विश्वास जनता में। यदि ऐसा है और आप समझते हैं कि जनता गलत समझ रही है, सबसे पहले तो यही बड़ी कमाल की बात है कि 100 वोट पड़े, या तो 98 निकले या 102, 500 लोकसभा की सीटों पर, अभी लोकसभा का इलेक्शन होकर हटा, 500 से ज्यादा सीटों के ऊपर इस तरह की गड़बड़ी पाई जा रही है। और ये कोर्ट में केस है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला करेगा या क्या करेगा, कैसे करेगा, ये बाद की बात है, भविष्य की बात है। परंतु राजीव जी, आप शेरो शायरी से लोगों को मोहित नहीं कर सकते। आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बहुत बढ़िया शेर बोलते हैं, बहुत अच्छी हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश पे भी आपकी कमांड है। तो आपको किसी मुशायरे में जाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की क्या आवश्यकता, और आपको बनाने में बहुत जल्दबाजी की है भाजपा की सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने। इसलिए आपसे ये निवेदन है कि इसको और संकट में मत ले जाइए और निष्पक्ष होकर कार्य करिए। आप अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और किस प्रकार से इतनी बढ़िया मैंने लोकसभा के चुनावों का संचालन किया। जनता नहीं थपथपा रही, अपोजिशन पार्टियां तो 100% ये सोचती हैं कि आप भाजपा के एजेंडे पे काम करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से जो निर्देश आते हैं उसके ऊपर। अब जो आपने एक्सप्लेनेशन दी कि साहब हरियाणा और महाराष्ट्र का इलेक्शन इकट्ठा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हो रहा और वहां सुरक्षा की जरूरत है, फोर्सेस वहां चाहिए। तो आपने तो पोल खोल दी। जो हमारे देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो तो ये कहती है वहां सब शांति है। धारा 370 हटाने के बाद सारा का सारा कश्मीर जो है बिल्कुल शांत है। ये छोटी मोटी जो घटनाएं हैं इसका दोष आप पाकिस्तान पे लगा देते हैं। कभी कोई हमारा सैनिक मरता है, कभी कोई हमारा ऑफिसर बलिदानी होता। ये चलने वाला नहीं। आप जानते हैं कि वहां स्थिति अच्छी नहीं है और इसीलिए वहां पर फोर्स लगानी पड़ी, आपको एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करने पड़े, और उधर से आपको प्रधानमंत्री के कार्यालय का भी दबाव। कार्यालय ये नहीं चाहता कि हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि स्थिति बड़ी स्पष्ट है। जैसे सरकार सोचती है वैसे जनता तो नहीं सोच रही, जनता तो बदलाव सोच रही है। इसीलिए आप इस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, जो कि मोदी जी का एक बहुत बड़ा दाव है कि रात के 8 बजे नोटबंदी कर दो, रात के 8 बजे सारे देश में कोविड के टाइम बंदी कर दो, और इस तरह के जितने भी सरप्राइज एलिमेंट्स उन्होंने दिए, तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इस चुनाव में भी यदि वो देना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हरियाणा में वो कुछ कर पाएंगे, तो वो बिल्कुल नहीं। मैं आगे इस बात को एक्सप्लेन कर दूंगा। और स्पष्ट बात है, सारे आप मदद करें। आप एक स्टेट का पहले इलेक्शन करवा सकते थे, जम्मू कश्मीर का करवाते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था सितंबर तक आपको कराना है, 30 सितंबर तक आप उसको निपटा सकते थे। हरियाणा को उसके साथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हरियाणा का इलेक्शन महाराष्ट्र के साथ और झारखंड के साथ हो सकता था। परंतु आप ये जानते हैं क्या स्थिति होने वाली है सरकारी पार्टी की जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बुरी तरह हार होने के बाद उसका प्रभाव हरियाणा पर पड़ता, महाराष्ट्र पर पड़ता और झारखंड पर पड़ता। और इनकी इतनी लाभकारी योजनाओं की अनाउंसमेंट, बहन बेटी वाली लाभकारी योजना जो चला रखी है महाराष्ट्र में, किसानों को जो धनराशि देनी है सारे देश में और हरियाणा में खास तौर पे जो किश्त दी जाती है, 3 किश्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं, ये सारी बातें रह जाती। इन सब बातों को आप बहाना लगा रहे हैं कि वहाँ पे शिवरात्रि है, वहाँ जन्माष्टमी है, वहाँ पे दूसरे पर्व हैं, इन सब बातों को, दिवाली है, नवरात्रे हैं शरद के, और आपने इन सब बातों को ध्यान से देख के किया। ऐसा नहीं है। ना ही जनता बुद्धू है, ना ये देश बुद्धू है। परंतु हम मानकर चलते हैं,
आपके ऊपर विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता। परंतु गलती करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। यदि आप ये चाहते हैं कि भारतवर्ष स्वतंत्रता भोगे और पास पड़ोसी देशों में जो कुव्यवस्था हुई है, इलेक्शन से उत्पन्न हुई है, वो यहां पर ना आए, तो आपको निष्पक्ष रहना पड़ेगा और उम्मीद है कि आप रहेंगे। अब मैं दूसरी बात पे, हरियाणा में तो चुनाव हो गया, आगाज हो गया चुनाव का, इसकी तो इंतजार कर रहे थे हरियाणा में। और उसके साथ साथ मुद्दों की भी बात करें। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो बड़े स्पष्ट हैं, परंतु फिर भी जनता को पता है, बताना फिर भी हमारा फर्ज है, आपको बताना चाहिए। दो ही पॉलिटिकल पार्टीज की आमने सामने टक्कर होगी। पहली बार हरियाणा में ऐसा है, कहीं ट्रायंगुलर कंटेस्ट नहीं है। जो कोशिश की जा रही है, कहीं जजपा के लोग हैं, कहीं इनेलो के लोग हैं, बसपा के साथ गठबंधन करके आए, कुछ नहीं होने वाला। हरियाणा बहुत कड़ा फैसला लेता है और एक बार में लेता है, फैसले बदलता भी नहीं। चाहे आप इलेक्शन कराएं अक्टूबर में, चाहे आप कराएं अगले साल के अक्टूबर में, हरियाणा में जो लोगों ने आज सोच लिया है वही होगा, वही होगा, उनको कोई रोक नहीं सकता। ये परंपरा है हमारे स्टेट की। मैं एक बिरादरी की बात नहीं कर रहा, लगभग सारी बिरादरी जो फैसला वो कर लेती हैं उस फैसले पे टिके रहती। इसलिए ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज यहां नहीं चलने वाला। हरियाणा में तो कोई लाभ होने नहीं वाला। आपको महाराष्ट्र में कोई लाभ हो या झारखंड में सोचते हो कि पिछले जो मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं, उसको आप अपने टोले में ले आएंगे, ये सब कल्पनाएं हैं। ये सारे के सारे जितने राजनीतिज्ञ हैं, इनको पहली बात अपना कैरियर, अपना पद चाहिए। दूसरा, इनका लक्ष्य होता है अच्छी पार्टी में रहना। तीसरा, जनता जब तक इनके साथ है तब तक ये पार्टी में भी रह सकते हैं और इनको अपना पद भी मिलता है, चुनाव में जीत भी मिलती है। इसलिए ये कभी जनता की भावनाओं के खिलाफ नहीं जा सकते। बहुत बातें हुई, एजेंडे की बात और कर लें, क्योंकि ये चुनावी चर्चा है, कई वीडियो में पूरी होगी। तो इस वीडियो में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भूमिका की चर्चा हो गई, हरियाणा में चुनाव का आगाज हो गया, इसकी भी बातचीत हो गई। अब मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस का मुद्दा बताता हूं। जो कांग्रेस और भाजपा का सीधा ही मुकाबला है, अन्य पार्टियां मैदान से लगभग बाहर हैं, नहीं तो उनको जनता कर देगी, ये बिल्कुल संभव है और ऐसा ही होगा। और शायद पहली बार आमने सामने इस तरह से दो बड़ी पार्टियां बैठ रही हैं, नहीं तो हमेशा ट्रायंगुलर कंटेस्ट करने की कोशिश में चुनावों वोटों की कटौती होती है और उससे समीकरण थोड़े से बदल जाते हैं। अब हम मुद्दे के ऊपर फिर आते हैं। कांग्रेस के पास तो मुद्दे हैं ही, आज से नहीं, काफी देर से, लोकसभा इलेक्शन के समय से गूंज रहे हैं। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी कुव्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर लड़ेगी, बैड फाइनेंशियल कंडीशन है देश या प्रांत की आर्थिक अवस्था पर चुनाव लड़ेगी, जीएसटी पे चुनाव लड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट पे चुनाव लड़ेगी, महंगाई के ऊपर चुनाव लड़ेगी, छोटा व्यापारी किस तरह समाप्त हुआ है आपकी नीतियों से, इसके ऊपर चुनाव लड़ेगी, किसान के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है, 750 किसान मर गए और उसमें काफी किसान हरियाणा के भी थे उस आंदोलन में, उनके ऊपर क्यों रहम नहीं किया गया? ये एक चुनावी मुद्दा होगा। एमएसपी चुनावी मुद्दा होगा। अरे सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होगा कि दलित जातियां जो सिर उठाकर वोट दिया करती थीं अपनी मर्जी का, उनको बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को खतरे में वो देख रही हैं। संविधान की रक्षा का प्रश्न होगा। आप कह तो देते ही अफवाह है और विरोधी दलों ने संविधान जो है सुरक्षित नहीं है ये कहकर लोकसभा में कुछ सीटें ले ली, परंतु पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी ने क्या किया? क्या उनको भ्रम को दूर करने की कोई कोशिश हुई? नहीं। तो इसीलिए ये सारे मुद्दे रहेंगे। आपके पास भी कुछ मुद्दे हैं।
मुझे लगता है कि यदि कोई बुद्धिजीवी आप लोगों के आसपास है तो वो आपको मुद्दे सुझा सकता है, परंतु बुद्धिजीवियों से तो आपको परहेज है। आप उनको इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। ये आपकी परिपाटी है, आपकी पार्टी की। बीजेपी के पास क्या मुद्दे रहेंगे? सुनिए, जाट और नॉन जाट का मुद्दा होगा, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं। अरे दलितों ध्यान रखो, अरे पिछड़ो ध्यान रखो, अरे पंजाबियों ध्यान रखो, अरे ये वैश्य वर्ग के लोगों ध्यान रखो, जाट खा जाएगा तुम्हें, जाट का राज आ रहा है। अरे ध्यान रखो, यादवों, गुजरों, जितने भी पिछड़े वर्ग, चाहे वो ए वर्ग के हो चाहे बी वर्ग के, उन सबको सावधानी पूर्वक वोट डालना, ये भारतीय जनता पार्टी कहेगी। एक ही मुद्दा है जाट नॉन जाट का, पिछला भी उस पर लड़ा, 19 का, 14 का भी उसके ऊपर लड़ा, 24 का भी उसी मुद्दे के ऊपर लड़ना चाहते हैं। अरे वोटर तो बदल रहे हैं। तुम्हारे व्हाट्सएप कॉलेज के वोटर, पढ़े हुए वोटर तो आपको वोट डाल देंगे शहरों में थोड़े बहुत, परंतु एक नौजवान वोटर, चाहे वह किसी भी वर्ग से है, दलित है, पिछड़ा है, अगड़ा है, जाट है, राजपूत है, अहीर है, गुजर है, पंजाबी है, बनिया है, सबको अपना भविष्य सुरक्षित चाहिए, जिसको करने के लिए आप तैयार नहीं है। एक और मुद्दा आपके पास, हर वो रटा हुआ है लगभग आपकी पार्टी के हर कार्यकर्ता। पिछले 70 साल में क्या किया? अरे उन्होंने कुएं में डाल दिया, वो आप तो कुएं से निकाल लो। 10 साल से आपके हाथ में बागडोर है, आप अपने 10 साल की बात करो, 70 सालों की बातें मत करो। जाट नॉन जाट के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ये इलेक्शन जीत पाएगी, मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है। गांवों में बड़ा भारी आक्रोश है आपके प्रति, आक्रोश तो शहरों में भी है। बड़े उद्योगपतियों को छोड़कर कोई बड़ा उद्योगपति या स्लाइटली हायर क्लास के उद्योगपति वही अपना काम धंधा कर रहे हैं, और जो मिडिल क्लास का आदमी है, मध्यम वर्ग का आदमी है, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, वो भटक रहा। नौकरियां हैं नहीं। स्किल एजुकेशन में 2 लाख करोड़ की आप चर्चा करते हैं बजट के अंदर, परंतु कहीं स्किल एजुकेशन नजर नहीं आती। और बहुत सारी बातें चर्चा होती रहेगी, मुद्दे स्पष्ट हैं। यहां पर मैं अपने वीडियो को आज समाप्त करना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने कहा कि भारत के इलेक्शन कमिश्नर का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल जो है वो सराहनीय नहीं है। डेमोक्रेटिक तरीके से संविधान के अंदर, कानून के अंदर उसको ये इलेक्शन कराना पड़ेगा, अन्यथा ये चीज बहुत महंगी पड़ेगी। देश आक्रोशित हो जाएगा और उसकी आप कल्पना मत करें। नंबर 2, सीधे साधे टक्कर होगी, कहीं ट्रायंगुलर कंटेस्ट नहीं है हरियाणा में, और आमने सामने की टक्कर में क्या होगा इसका भविष्य आपको भी दिखता है, हरियाणा को भी दिखता है। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने लड़ेगी। निर्णय कर लिया है किसी एक पार्टी के पक्ष में हरियाणा वासियों ने, ये तीसरी बात है। कोई भी बात, कोई भी ल्योर, कोई भी उसका लालच, लोभ, डर, भय उस निर्णय को बदल नहीं सकता। नंबर 4, मुद्दे क्या है? अरे विरोधी पक्ष वालों के पास तो मुद्दे हैं, आपके पास तो मुद्दे ही एक हैं, जाट और ना जाट के। ये मुद्दा चलेगा नहीं। एक बार चल गया, 2 बार चल गया, बार बार एक पिटा सिटा मुद्दा चलता नहीं है। जनता वेलफेयर स्टेट मांगती है, सुरक्षा मांगती है, सड़कें मांगती है, बिजली मांगती है, बच्चों की हेल्थ मांगती है, बच्चों की सुरक्षा मांगती है, नौकरियां मांगती है, और महंगाई कम मांगती है। ये हैं मुद्दे। आशा आपको कुछ समझ आ जाए तो ठीक है। तो हमारे श्रोताओं, आगे बातें होती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे, सच्ची बात बताएंगे, कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से सच्चाई से बोलेंगे। आगे तो भविष्यवक्ता हम है नहीं, परमात्मा जो तय कर देता है
और जो जनता इलेक्शन के अंदर जिसको वोट दे देती है वही अधिकारी बन जाएगा, वही जीतेगा। इसकी चर्चा हम करेंगे, कौन कितनी सीटें लेगा, ये चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।